एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सही बच्चे बेबिंग यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन में आप सही बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सही बच्चों को मेजर पेपर का परीक्षा है। तो मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस में देखिए जो साल पेपर बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा जहाँ आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसी पर किसी प्रकार अपडेट आएगा तो वहाँ पे आपको सबसे पहले शेयर किया जाएगा। और आपके देखिए जो भी वीडियोस आपको चाहिए, चाहे मेजर, माइनर, MDC, VSC, सिक पेपर या AC, वो सारा का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में जो संचार है उसकी भूमिका एवं जो कार्य है उनका आपको परीक्षण करने बोला जाएगा। तो एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो आपको हमारे कह सकते हैं जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये दोनों ही आपको लैंग्वेज मिल जाएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो कोई दिक्कत की बात नहीं हो किसी बच्चे को। ठीक है, तो सूचना या संवाद जो है वो कम्युनिकेशन को कहते हैं, यानी सूचना या संवाद का ऑपरेशन क्या कहलाता है, वो संचार कहलाता है। संचार के बिना जो हमारा मानवीय जीवन है वो संभव नहीं है। सामाजिक राजनीतिक जीवन का तो आधार ही संचार हमारे पास है। बिना संचार, विनर नहीं होगा यहाँ, बिना संचार के अंतर्गत या फिर कह सकते हैं विनर संचार के अंतर्गत बताया हुआ आप सभी बच्चों को यहाँ पर कि उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिसके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को क्या करता है, प्रभावित करता है। और संचार में सावयवी पर्यावरण तथा जो पर्यावरण सावयवी है उनको भी साथ में प्रभावित करता है। अब इसी पॉइंट को देखिए, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहिएगा उसे इंग्लिश में से लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर बताया हुआ हमारे पास यहाँ जो हमें राजनीतिक संचार की चर्चा करेंगे। राजनीतिक संचार उस समय जब होता है जबकि राज्य व्यवस्था में एक भाग से मांगे निर्णय आदि दूसरे भाग तक जाती है। संचार ही राज्य व्यवस्था को गतिशील बनाता है। लासवेल ने संचार किसी क्रिया को कौन, किसको, किस प्रभाव के साथ, किस मार्ग के द्वारा या क्या बताया, ये बताया हुआ है। अब इसी के तहत इसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे लिख लीजिएगा। फिर संचार सिद्धांत का जो राजनीतिक विज्ञान का क्या उपयोग होता है, ये यूटिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस। यह उपगम इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधियां भारी मात्रा में क्या होती है, मानवीय संचार अथवा यानी विचारों की अभिव्यक्ति होगी। इसके आदान प्रदान एवं संप्रेषण से अंतर्ग्रस्त है। यह राजनीतिक जो व्यवस्था का विश्लेषण करने एवं उसके स्वरूप को जानने का एक क्या होता है, प्रभावशाली उपकरण होता है। और ये पॉइंट देखिए हिंदी में इसमें लिखा हुआ है, तो जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहिएगा उसे इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ कथन है जो आपको याद रखना है। जैसे डायस का कथन है, डायस का विचार ये है कि संचार विज्ञान के विकास के कारण सामाजिक संगठनों तथा जीवित वस्तुओं को विश्लेषण एक ही विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया जा सकता है। उसे नियंत्रण तथा संचार विज्ञानों को अध्ययन पद्धति तथा संकल्पनाओं द्वारा राजनीतिक जो भी संगठन के व्यवहार का अध्ययन किया। इस दृष्टि से जो कह सकते डायस की जो कृति द नॉर्वेज ऑफ गवर्नमेंट विशेष महत्व की रचना है। इसके अतिरिक्त डायस का जो शौच लेख है कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड डिसीजन सिस्टम, जो कि जेम्स C चार्ल्सवर्थ द्वारा संपादित जो पुस्तक है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस में प्रकाशित हुआ, उनके विचारों को विस्तार से स्पष्ट करता है। संचार सिद्धांत निर्णयों के परिणाम में उतनी रुचि नहीं रखता जितने उनके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो एक शायद यहाँ पर साइबरनेटिक्स के प्रतिरूप के अनुकूल ही है, क्योंकि उनके भी लक्ष्य जो है अधिक से अधिक महत्व संचालन और समायोजन की प्रक्रिया को जोर दिया जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप में जो बच्चे इंग्लिश में लिखना रहेगा इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, देखिए अगला है संचार जो विज्ञान है का उपयोग राजनीतिक में कार्यकुशलता लाने के लिए जाता है। फ्रेंच विद्वान दुबले के अनुसार ये जो शासक मशीनें यानी गवर्निंग मशीनें हमारी परंपरागत राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक की कमियों को दूर कर देगी। उनके द्वारा सर्वोत्तम और जो भी संभाव्य संसाधन या समाधान है वो ज्ञात किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं उच्च अधिकारियों तथा अन्य निर्णय निर्माताओं के अनेक विश्वसनीयों का आधार मशीनें ही बन जाती है जिनके स्वचालित परिचालन को जैविक बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और यही बात इंग्लिश में लिखना रहेगा, तो आप में से जो बच्चे लिखना रहेगा लिखिएगा। ठीक है, अगला बताया हुआ है कि संचार साधनों के कार्य जो है वो संचार साधन अनेक प्रकार करते हैं जिनमें प्रमुख पद्धति में स्थायित्व बनाए रखा जाता है तथा पद्धति को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने के कार्य होते हैं। और ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखिएगा। फिर अगला है, पहला हमारे पास है स्थायित्वता परिवर्तनकारी यानी मेंटेनेंस एडेप्टिवली फंक्शन। जिन राजनीतिक पद्धतियों में एकीकरण का भाव है उनका मुख्य कारण पद्धति में विद्यमान विभिन्न प्रकार की संस्कृति है जिसके परिणाम राजनीति में प्रवेश की प्रक्रिया में संबंध में विभिन्न प्रकार के हमें अनुभव है। राजनीति संचार इस भिन्नता को समाप्त कर देता है और एकीकरण को ऐसी स्थिति स्थापित कर देता है जिसमें राजनीतिक सभ्यता स्थापित हो सके। इससे पद्धति को समर्थन एवं शक्ति प्राप्त होती है और पद्धति का स्थायित्व बना रहता है। भारत जैसे देश में जहाँ पर समाज जो है क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक सभ्यता
का नमूना है तथा जहां पर जन संपर्क के साधन बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और परंपरागत सामाजिक संस्थाएं और जनमत नेता जिनके विचार परंपराओं से प्रभावित होते हैं सूचनाओं को व्याख्या करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तविकता रूप में यही इस भिन्नता का आधार होता है और इस दृष्टिकोण को खंडित करके एक सामान्य राजनीतिक सभ्यता का जो निर्माण होता है वह संचार साधनों के विकास के द्वारा संभव हो सकता है। प्रायः यह देखा जाता है कि जिन देशों में संचार साधन जो विकसित नहीं होते हैं तथा संचार साधनों के माध्यम से ही नागरिक तथा एक शोधी सूचनाएं बना पहुंचती है वहां पर राजनीतिक जो सभ्यता है वो संगठित रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी राजनीतिक सभ्यता के निर्माण में संचार साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस कारण संचार साधनों के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माण संभव हो पाया है। प्रायः देखा गया है कि संचार साधनों के महत्व को स्वीकार करते हुए राजनीतिक नेता राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से राष्ट्र में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार की बाधाओं को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह बाधाएं भाषा आधार पे, ज्ञान आधार पे, विचार, रीति रिवाज संबंधी हो सकती है और जिनके संबंध में उचित सूचनाएं देकर नागरिकों के विश्वास में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब यही बात इंग्लिश में पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो आप में से जो बच्चे पॉइंट में लिखना चाहिए इंग्लिश में लिख लीजिए पॉइंट वाइज करके। ठीक है, थोड़ा बड़ा आंसर है क्योंकि कम से कम आपको देखिए 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। फिर पद्धतियों की क्षमता यानी जो हमारे सिस्टम है उनको बेसिकली एक्सपेंस करना या फिर उनको कैपेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, संचार साधनों का दूसरा कार्य यह है कि इनके माध्यम से पद्धति कार्य करने की जो क्षमता में वृद्धि होती है। इसके माध्यम से एक ही राजनीतिक सभ्यता में विश्वास होता है तथा जिन देशों में राजनीतिक सभ्यता भिन्नता है उनमें भिन्नता के स्थान पर राजनीतिक सभ्यता की एकता की भावना उत्पन्न होती है, जिनके परिणाम स्वरूप पद्धति राजनीतिक चिंतना उत्पन्न करके तथा अनेक व्यक्तियों को गतिशील बनाकर सहभागिता के आधार पर अनेक प्रकार के कार्य संपन्न करने सफल हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संचार साधनों नागरिकों को तो गतिशील बनाते हैं। पुराने जो भी परंपरागत आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो समाज को खंडित करके उनके समाप्त करके समाजीकरण को सुनिश्चित दृष्टिकोण स्थापित करते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र एवं राजनीतिक पद्धति को शक्ति प्रदान करता है तथा उनके कार्य करने की क्षमता को क्या करता है, वृद्धि भी करता है। और यही बात इंग्लिश में लिखा है, तो आप में से जो विद्यार्थी इंग्लिश में लिखना चाहें लिख लीजिएगा। अगला है नियम बनाने कार्य यानी कन्वर्जन फंक्शन। राजनीतिक पद्धति के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को निर्माण करना होता है, यानी आपको नियम बनाने पड़ेंगे, परंतु नियम के निर्माण के लिए सुनिश्चित सूचना की आवश्यकता होती है। इसलिए नियमों के निर्माता के लिए अति आवश्यक है कि वह स्थानीय स्थिति, नागरिकों के दृष्टिकोण एवं निर्णय को कार्यबद्ध बनाने के लिए साधन के संबंध के अधिक सूचनाएं उनमें प्राप्त हो। उचित एवं सुनिश्चित सूचनाएं हमें प्राप्त होंगी। समय एवं सूचना साधन निर्भर करती है। पिछड़े देशों में जहां सूचना साधन उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते वहां पर उचित सूचनाएं प्राप्त में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, जो निर्णय होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार समय सूचनाओं में महत्व रहता है क्योंकि सूचनाओं का जो महत्व है वो सीमित तरह की रहता है। यही बात इंग्लिश में लिखा हुआ लिख लीजिएगा। अगला देखिए हमारे पास बताया हुआ है, ये चैप्टर होना चाहिए था, एप्टर लिखा गया, एप्टर लिखा हुआ है। एप्टर इन सूचना साधनों को नागरिकों के दृष्टिकोण से विशेष महत्व समझते हैं। उनका महत्व यह है कि मांगों को उत्पन्न करने, उनके परिभाषित करने, उनके प्रति समर्थन प्राप्त करने तथा उनको पद्धति के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्रियाओं में संचार साधनों का विशेष योगदान रहता है। आधुनिक राजनीतिक पद्धति में जब तक कोई मांग चाहे वो कितनी भी उचित क्यों न निर्णायकों के सम्मुख प्रस्तुत करने योग्य नहीं बनाती तब तक उस पर निर्णय नहीं लिया सकता तथा इनमें जो आधुनिक संचार साधनों का बहुत अधिक महत्व है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन राजनीतिक पद्धति में उत्पन्न जो भी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन है, और ये लिख लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है, अगला साधन है, साधन बोल रहा हूँ, अगला सवाल बच्चों हमारे पास कि जनसंचार जो बेसिकली वो माध्यम के प्रकार और उसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मास मीडिया एंड इट्स यूजफुलनेस। तो इसके बहुत सारे देखिए साधन है। एक शब्द संचार यानी हमारे पास समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तिका है। श्रव्य यानी सुनने वाला, रेडियो, कैसेट, टेप रिकॉर्डर पहले का माध्यम है। और दृश्य संचार में जिसमें दोनों सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो टीवी है, वीडियो है, फिल्म है, ये सब हमारे पार्ट होते हैं। और ये बात मेजर मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो वर्ड है, ऑडियो है, विजुअल मीडिया है, तो आप लिख लीजिएगा इसे। अब इसे देखिए हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा भी देखिए हमारे पास कुछ रूप होते हैं जिसमें परंपरागत साधन होते हैं या परंपरागत जो जनसंचार माध्यम है या मुद्रित माध्यम हो गए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे पास जिसमें दृश्य माध्यम आते हैं। ठीक है, अब जनसंचार के जो परंपरागत यानी जो पहले के हिसाब से चले आ रहे हैं, तो प्राचीन काल में जनसंचार का जो माध्यम है संगीत और नृत्य हुआ करते थे। संगीत परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। सामवेद संगीत का आदि स्रोत माना जाता है। धार्मिक तथा जो भी हमारे सामाजिक अवसरों पर जनता में नृत्य की प्रथा प्रचलित थी, और ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ लिख लीजिएगा। मुद्रित माध्यम में प्रिंट मीडिया बेसिकली, तो अन्य जो भी हमारे पास आधुनिक माध्यमों अपेक्षा ये सबसे पुराना है। और मुद्रण के अंदर समाचार पत्र, पत्रिका, जर्नल, पुस्तकें ये सब आते हैं। और ये लिखित माध्यम आज भी अन्य जो भी हमारे संचार है उनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि मुद्रण माध्यम अन्य माध्यमों अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है और ये स्वशासित होता है।
फिर ये इंग्लिश में लिखा हुआ प्रिंटेड मीडिया हमारे पास, जिसके अंदर पुस्तकें आएंगी। किसी भी लिखित अथवा मुद्रित संयोजन को पुस्तक कहते हैं। पुस्तक शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ इसके अंतर्गत जो भी विभिन्न स्वरूपों में उसी या सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री जिनके द्वारा पाठकों की सामान्य विशिष्ट शोध संबंधी मनोरंजनात्मक अथवा सूचना शब्द के रूप में परामर्श संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। और यहाँ पर बताया आदि के सम्मिलित स्वरूप में पुस्तक कहा जाता है। पुस्तकें अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, निबंधात्मक, मोनोग्राफ, गौरव ग्रंथ, संदर्भ पुस्तक आदि। इन सभी पुस्तकों की कृति और उपयोग जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं। साधन पुस्तक जहाँ निरंतर अध्ययन के लिए होती है, वहीं पर जो संदर्भ पुस्तकें समय समय पर किसी विशेष सूचना को प्राप्त करनी होती है और उपयोग में लाई जाती है। संचार करने का यह सशक्त माध्यम है। और यही बात इंग्लिश में लिखा हो रहेगा, तो आप में से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम हमारे वो लिखना चाहे लिख लीजिएगा। फिर है समाचार पत्र। तो प्रजातांत्रिक युग में जन जन तक सूचनाओं को संचार करने का एक सशक्त, सरल और सस्ता माध्यम है। दैनिक गतिविधियों की विस्तृत सूचनाएं समाचार पत्र मिल पाती है। विश्व की लगभग हर भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। सर्वाधिक समाचार अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः समाचार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, व्यापारिक, खेल संबंधी, मनोरंजनात्मक तथा दैनिक जीवन से जो भी जुड़ी जानकारी चाहिए वो आपको समाचार पत्र में मिलती है। और ये दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, पाक्षिक होता है, मासिक होता है, 6 मासिक होता है, जिस प्रकार से आपको चाहिए मिल सकता है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये समाचार पत्र के बारे में जानकारी दिया हुआ। अगला हमारे पास है, यही बात इंग्लिश में लिखा हो न्यूज़पेपर के बारे में, तो आप लिख लीजिएगा। फिर पत्रिका, यानी हमारे पास जो मैगजीन्स आते हैं बेसिकली। पत्रिका एक निश्चित समय अंतराल पर क्या होता है बेसिकली छपते हैं, यानी भी प्रकाशित होते हैं, जैसे मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक आदि। इनमें लेखों का संकलन होता है। पुस्तकों की भांति इनमें विचारों की जो निरंतरता होती है वो नहीं रहती है। पुस्तकें जहाँ पर हमारे पास ज्ञान से संबंधित होती है, वहीं पत्रिकाएं नवोदित जो विचार हैं, घटनाएं हैं, गतिविधियों पर लेख प्रदान करती है। निश्चित समय अंतराल पर प्रकाशित होने के कारण इन्हें सामयिकी भी कहा जाता है। ये समय सामान्य अथवा विशिष्ट जो विषय क्षेत्र संबंधित भी हो सकती है। मैगजीन के बारे में बता दिया गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी हमारे पास जो दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसमें रेडियो, टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से समाज की तस्वीर लगातार बदल रही है। इन जो 3 माध्यमों के द्वारा जन जन तक उनकी रुचि और आवश्यकता की पूर्ति हेतु, उनके सर्वांगीण विकास हेतु तथा मनोरंजन हेतु उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक कुरीतियों और समस्या पर फिल्म बनाकर जन जागृति लाने का प्रयास किया जाता है। ये माध्यम साक्षर एवं निरक्षर दोनों के लिए उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा संचार इतना प्रभावी होता है कि जन साधारण इसमें पूरी तरह रम हो जाते हैं और अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मानने लगते हैं। आधुनिक युग में मोबाइल भी इसका क्या है, सशक्त माध्यम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिख लीजिएगा। फिर रेडियो के बारे में बताया, तो रेडियो क्या है, जनसंचार का मुख्य कह सकते हैं अंग या माध्यम है। टेलीविजन भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट माध्यम है, या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण योगदान रहता है टेलीविजन का, क्योंकि प्रकृति के अनेक रहस्य और सुंदर दृश्य चित्रों का परिचय प्राप्त होता है। पृथ्वी, समुद्र, आकाश, वन्य जीव में संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथा तथ्यों की जो देशात्मक जानकारी होती है वो हमें टेलीविजन से प्राप्त होती है। अगला हमारे पास है सिनेमा, यानी कि जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं या फिर जो विशेषताएं हैं, प्रेरणाओं, मूल्यों, आवश्यकता, आदतों को प्रभावित करने के लिए सिनेमा एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा के माध्यम से विभिन्न जो शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर संदेशात्मक फिल्में बनाई जाती है, जो जनसाधारण के मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ता है तथा मानव मूल्यों, कृत्यों, जो कर्तव्य, अधिकारों और दायित्वों को यहाँ बोध कराता है। तो सिनेमा के बारे में लिख लीजिएगा। फिर मोबाइल फोन के बारे में बताया हुआ है कि आज मोबाइल फोन भी जनसंचार का क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा, बैंक, व्यापार, सामाजिक गतिविधि, शोध और विकासात्मक कार्यों के लिखित और ध्वनि संदेशों के संचार हेतु मोबाइल एक सशक्त माध्यम है। यह साक्षर और निरक्षर दोनों के लिए उपयोगी है। ध्वनि संचार के उपयोग से उपयोगी सूचनाएं जन जन तक पहुंचाई जाती है। इस चल तकनीक के माध्यम से उपयोगी संदेशों का संचार सीधे क्या होता है, श्रोता सुनने वाले तक पहुंचता है, और वो मोबाइल पर एक ही अभिरुचि के लोग ग्रुप बना के, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इन सब पे क्या होता है, लगातार जो सूचना रहता है वो तुरंत क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो मोबाइल के बारे में जानकारी दिया हुआ है। फिर जो हमारे पास नव इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, यानी जो न्यू जैसे उपग्रह, हमारे पास सैटेलाइट हो गया। तो सैटेलाइट का क्या काम होता है, हमारे पास एक नवीनतम सुविकसित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम उपग्रह यानी सैटेलाइट भी है। उपग्रह के कारण आजकल हम लोग संचार की दुनिया में पर्याप्त विकास में, इसके लिए विश्वत रेखा हमारे पास, यहाँ विश्वत होगा, गलत लिखा हुआ है, यानी जो हमारा विश्वत रेखा है के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। इन उपग्रहों को भूस्थिर उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। यह उपग्रह अर्थात भूस्थिर उपग्रह प्रसारण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रणाली इसके विकसित हो पाती है। फिर अगला है हमारे पास इंटरनेट। तो उपग्रह ने सूचना क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज हमारी जो कह सकते हैं सभी जो जनसंचार माध्यम में, टेलीफोन माध्यम में, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि उपग्रह से जुड़े हुए हैं और प्रभावी ढंग से सबके सब काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इंटरनेट के माध्यम से नव इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। उपग्रह और कंप्यूटर की संचार क्रांति ने साधारण जो अखबार के अस्तित्व पर प्रश्न लगा दिया है। मीडिया विशेषज्ञ अब यह कहने लगे कि भविष्य में समाचार पत्र नहीं छपेंगे, कंप्यूटर के पर्दे पर पढ़े जाएंगे और ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सपना साकार होने लगेगा। तो ये बताया हुआ हमारे पास। तो ये आज का हमारा 2 सवाल इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो फिलहाल आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।